दुल्हन की खोज। सुबह के वक्त मैं बैठक खाना के पौधों के बाजार में टहल रहा था। पिछले महीने बाजार से गुलाब की कुछ कलमें खरीदी थीं, जिनमें से ज्यादातर कीड़ा लगने से खराब हो गई। नर्सरी वाला मेरी जान पहचान का था। मैंने उनसे कहा, अरे भाई, कैसी कलमें दी थीं, टब में लगाने की देरी भी ना सह सकी, ऊपर से अब्दुल कादिर कहकर बेची थीं। और अब सब कह रहे हैं कि ये अब्दुल कादिर नहीं बल्कि बहुत ही मामूली किस्म का टी रोज है। ये क्या चक्कर है तुम लोगों का? नर्सरी का वो पुराना आदमी ही आज वहां मौजूद था। उस दिन वो नहीं था, इसलिए मैं ठगा गया था। वो आदमी बड़ा झेप गया। बोला, बाबूजी, जानते हैं हुआ क्या है? बगीचे के मालिक आजकल कलकत्ता में रहते हैं। मैं अकेला हर तरफ नहीं देख पाता। ऊपर से ये जो दिहाड़ी वाले उड़िया माली होते हैं, उन्हीं से काम चलता है। उनका भरोसा करना भी मुश्किल है और उनके बिना काम भी नहीं चलता। मैं तो हर दिन बाजार नहीं संभाल पाता बाबूजी, उन्हें ही पौधे देकर भेजना पड़ता है। मैंने तो 3 दर्जन टी रोज ही बोए थे, तो मैं तो उससे टी रोज के ही दाम लूंगा ना। यहां आकर अगर वो अब्दुल कादिर कहकर बेच दे तो इसमें फायदा तो उसी का है। ऊपर का पैसा मेरा नहीं, उसका है। समझे ना बाबूजी? बाजार खूब जमा हुआ था। मॉनसून की पहली फुहारों का मौसम था, इसलिए तरह तरह के पौधों की आवक हुई थी। बड़े बड़े विदेशी बालसम, मोतिया, बेला, अतलसीलता और सड़क के किनारे की कतारों में कई तरह के पाम सजे थे। छोटे पाम से लेकर फैन पाम और बड़े टबों में बेहतरीन एरिका पाम भी थे। सूरजमुखी का वैसे तो यह मौसम नहीं था, फिर भी सूरजमुखी के पौधे बहुत आए थे। इसके अलावा कलकत्ता की सड़कों पर जो पौधों के बारे में ज्यादा नहीं जानते, उन्हें ऑर्किड कहकर नारियल की भूसी और तारों से बंधे फर्न और रंगीन जंगली घास खूब बेची जा रही थी। लोगों की भीड़ भी काफी थी। अचानक मुझे अपना बहुत पुराना रूममेट हिमांशु दिखा। कनाई सरकार लेन के मेस में 7/3 नंबर के कमरे में उसके साथ मैंने बहुत दिन गुजारे थे। ये 7-8 साल पुरानी बात है। उसके बाद वो कलकत्ता छोड़कर चला गया। फिर उसकी कोई खबर नहीं मिली। मैंने आवाज दी, अरे हिमांशु, पहचाना? हिमांशु चौंक कर पीछे मुड़ा और कुछ पलों तक हैरानी से मुझे देखता रहा। फिर उसने मुझे पहचान लिया। मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाकर आगे आया। अरे जगदीश बाबू, क्या हाल है? ओहो, आपसे तो पूरे 1 युग के बाद मिलना हो रहा है। तो कैसे हैं आप, बताइए? मैंने कहा, हिमांशु, देख रहा हूं पौधों का शौक तुम्हारा अब भी बरकरार है। याद है हम दोनों कितनी बार यहां बाजार आया करते थे? हिमांशु मुस्कुराते हुए बोला, अरे वो भला कैसे भूल सकता हूं। वो जब आपने दार्जिलिंग वाली लिली खरीदी थी। लिली का तो आपको बड़ा शौक था। अब भी है क्या? आइए आइए, कहीं बैठकर बातें करते हैं। उस मेस की कोई खबर वबर है क्या? अच्छा, वो अनादि बाबू कहाँ गए, कुछ पता है? और वो जो लड़की स्टोव जलाते वक्त अपना हाथ पैर जला बैठी थी, याद है? उसकी शादी हुई? हम दोनों एक चाय की दुकान पर जाकर बैठ गए। इधर उधर की ढेर सारी पुरानी बातें हुई। उसकी बातों से लगा कि वो बहुत दिनों बाद कलकत्ता आया है। मैंने पूछा, आजकल कहाँ रहते हो हिमांशु? वो बोला, बीएनआर के एक स्टेशन पर बुकिंग क्लर्क था, टाटा नगर की तरफ। कुछ दिन रहने के बाद देखा कि वहां की मिट्टी में फूल बड़े शानदार खिलते हैं और जमीन भी सस्ती है। अब वहीं रहता हूं, फूलों का बागीचा बनाया है। तुम्हें तो पता ही है, बागान का शौक तो मुझे हमेशा से था। कुछ खेती बाड़ी की जमीन ले ली है, उसी से गुजारा हो जाता है। पर वो सब छोड़ो, आज एक कहानी सुनो। लगेगी तो कहानी जैसी, पर है एकदम सच। और ताज्जुब की बात यह है कि 10 साल पहले जब तुम्हारे साथ मेस में रहता था, तब ये कहानी शुरू हुई थी और इसका अंत कल ही हुआ है। मैंने कहा, क्या बात है? तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है जैसे कोई प्रेम कहानी जुड़ी है इससे। सुनाओ सुनाओ। वो बोला, नहीं, वैसा कुछ नहीं है, मामला कुछ और ही है। पर मेरे लिए ये किसी प्रेम कहानी से कम मीठा नहीं है। सुना, बताता हूँ। अच्छा, तुम्हें याद है, मेस में रहते वक्त मैंने एक एरिका पाम खरीदा था। हमारे कमरे के सामने टब में रखा रहता था, याद है? तो फिर सुनो। इसके बाद आधे घंटे तक बैठकर हिमांशु अपनी कहानी सुनाता रहा। हमने 2 बार और चाय पी और सिगरेट का एक पूरा डिब्बा फूंक डाला। जब बहू बाजार के मोड़ वाली गिरजाघर की घड़ी में 9:30 बजे, तब हिमांशु अपनी कहानी खत्म करके विदा लेकर चला गया। उसकी कहानी में अपने शब्दों में कहूंगा, क्योंकि कहानी को ठीक से समझने के लिए हिमांशु के बारे में कुछ बातें जान लेना जरूरी है, और ये मुझे शुरू में ही बता देना चाहिए। हिमांशु जब मेरे साथ रहता था तो उसके हाव भाव देखकर यही लगता था कि वो किसी अच्छे खाते पीते घर का लड़का है। ऐसा नहीं कि वो खाने पीने या कपड़ों का बहुत शौकीन था। असल में उसके शौक बड़े निराले थे और उन पर वो बिना सोचे समझे पैसे लुटाता था। उसका सबसे बड़ा शौक पेड़ पौधे और फूल थे। ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं कि फूलों का ये शौक मुझे हिमांशु से ही लगा है, क्योंकि चाहे चीज़ कितनी भी मामूली क्यों ना हो, जहाँ सच्ची दिलचस्पी या लगाव दिखता है, वहाँ इंसान उसका सम्मान किए बिना नहीं रह सकता। पेड़ पौधों के लिए हिमांशु का प्यार दिखावा नहीं, बल्कि एक सच्ची भावना थी। मैंने कभी उसे अच्छा खाते या बढ़िया कपड़े पहनते नहीं देखा। शायद उसे इन सुख सुविधाओं की तलाश भी नहीं थी। उसके पास कभी पैसों की रेल पेल नहीं रही। ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा करता था
और वो भी हमेशा नहीं मिलती थी। तब वो दोस्तों से उधार लेता। जब उधार भी ना मिलता तो कुछ दिन चंदन नगर में अपनी मौसी के घर जाकर महीना 2 महीना काटा था। पर जैसे ही हाथ में पैसे आते, भले ही वो कपड़े ना खरीदे या खाने पर खर्च ना करे, पर अगर कोई अच्छा पौधा दिख जाता तो उसे खरीदे बिना नहीं रहता था। मेस में हमारे कमरे के सामने एक छोटी सी संकरी बालकनी थी, जहां वो अपने पौधों के गमले रखता था। गुलाब की तरफ उसका बहुत झुकाव नहीं था। उसे अलग अलग तरह के पाम पसंद है, खासकर बड़े वाले, और उसे देसी विदेशी बेलों से प्यार था। विस्टेरिया, अत्सी, माधवी लता, बोगनवेलिया वगैरह। न जाने कितने पैसे उसने इन पर लुटा दिए थे। सुबह उठते ही वो पौधों की सेवा में जुट जाता। सूखी टहनियां तोड़ना, कटाई छटाई करना, एक गमले की मिट्टी दूसरे में डालना, पुराने गमले फेंक कर नए में पौधे लगाना, मिट्टी बदलना, कभी कभी मिट्टी के साथ तरह तरह की खाद मिलाकर नए प्रयोग भी करता। इन सब के बारे में वो अंग्रेजी और बांग्ला की कई किताबें खरीदता था। एक बार तो उसने किसी तरह एक ही बेल पर नीले और सफेद फूल खिला दिए थे। बैंगनी रंग के क्राइसेंथमम के लिए भी उसने बहुत मेहनत और पैसा खर्च किया था, पर बात कुछ बनी नहीं। वैसे भी मैंने ऐसे लोग बहुत कम देखे हैं जो किसी एक धुन या शौक के पीछे अपना पूरा तन मन वार दें। ये इंसान के मन की ताकत की एक बड़ी पहचान है। हिमांशु कहता था, जानते हैं जगदीश बाबू, उस दिन एक गांव में किसी के घर गया था। उनके कोठे के पास 3 साल पुराना नारियल का पेड़ लगा है। वो कितना खूबसूरत लग रहा है, एक बड़ा सा ताजा हरा भरा पाम। सुना है समंदर के किनारे नारियल के जंगल होते हैं। पाम की असली खूबसूरती देखनी हो तो वहीं जाना चाहिए। हिमांशु अक्सर पाम और ऑर्किड देखने शिवपुर बोटेनिकल गार्डन जाया करता था और लौटकर बड़े चाव से उनका बखान करता। एक बार वो एक एरिका पाम खरीद लाया। बहुत छोटा नहीं था, मध्यम आकार के मिट्टी के गमले में लगा हुआ, पर इतना सुंदर और इतना हरा भरा पौधा बाजार में आम तौर पर देखने को नहीं मिलता। उसने खोजबीन करके दमदम के किसी बागीचे के माली को रिश्वत देकर उसे वहां से खरीदा था। कलकत्ता के मेस की बालकनी में पौधे को जिंदा रखना कितना मुश्किल काम है, जिन्हें इसका अनुभव है वे इसे आसानी से समझ सकते हैं। गोबी रेगिस्तान में पौधा जिंदा रखना इससे कहीं ज्यादा आसान है। एक बार वो और मैं कोई 20-22 दिनों के लिए कलकत्ता से बाहर गए। हिमांशु नौकर को पौधों में पानी देने के लिए एडवांस पैसे तक देकर गया था, पर लौटकर देखा तो 6-7 फैन पाम सूख कर बिल्कुल पंखा बन चुके थे। सुबह शाम हिमांशु बाल्टी बाल्टी पानी पहली मंजिल से तीसरी मंजिल तक खींचता था ताकि गमलों में पानी दे सके। पौधा बढ़ क्यों नहीं रहा है, इसकी वजह ढूंढने में उसकी बेचैनी की कोई हद नहीं थी, पर दूसरे पौधों के मुकाबले उस एरिका पाम से उसे कुछ ज्यादा ही लगाव था। उसके पास एक डायरी थी जिसमें लिखा रहता था कि किस महीने की किस तारीख को पौधे में नई टहनी निकली। पौधा भी बढ़कर काफी विशाल हो गया। मिट्टी का गमला बदलकर उसे पीपे के आकार वाले लकड़ी के कुंडे में लगाना पड़ा। मेस की बालकनी से उतारकर उसे नीचे आंगन में रखना पड़ा। इन सब में कोई 5-6 साल बीत गए। उस बार मकान मालिक के साथ पटरी न बैठने की वजह से हमारा मेस टूट गया। हम दोनों का साथ रहना अब मुमकिन नहीं था। मैं भवानीपुर चला गया। हिमांशु श्यामा बाजार के एक दूसरे मेस में रहने लगा। एक दिन उसने मेरे पास आकर उदास मन से कहा, क्या करूं जगदीश बाबू, उस मेस में मेरे गमले रखने की जगह ही नहीं है। दूसरे गमलों का तो जैसे तैसे इंतजाम कर सकता हूं, पर उस एरिका पाम को वहां रखना नामुमकिन है। क्या कोई सलाह दे सकते हैं? मैंने कई मेस देखे, पर इतने बड़े पौधे को रखने की सुविधा कहीं नहीं मिल रही, और ऊपर से उसे यहां वहां ले जाने का खर्चा भी बहुत ज्यादा है। मैं उसे कोई सलाह नहीं दे पाया, और उसके बाद आज के दिन को छोड़कर कभी हमारी मुलाकात भी नहीं हुई। बाकी की बात मैंने आज हिमांशु के मुंह से ही सुनी है। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो हिमांशु ने आखिरकार एक दोस्त की सलाह पर धर्मतला के एक नीलामी करने वाले के पास एरिका पाम का वो कुंडा रख दिया। वो रोज एक बार जाकर देख आता था कि कोई खरीदार मिला या नहीं। वो सिर्फ खरीदार की तलाश में नहीं जाता था, वो तो बस एक बहाना था। असल में वो पौधे को देखने जाता था। हिमांशु लेकिन खुद से ये बात मानना नहीं चाहता था। भला 2 दिन बाद जो पराया हो जाएगा उससे कैसा लगाओ। फिर भी एक दिन जब उसने जाकर देखा कि पौधे की वो ताजगी और रौनक जैसे फीकी बढ़ गई है। नीलामी वालों ने पानी नहीं दिया था, वैसी देखभाल नहीं की थी, तो उसने झेंपते हुए दुकान के मालिक, जो एक फिरंगी छोकरा था, उससे कहा, पौधे में वो बात नहीं रही। इस गर्मी में अगर पानी नहीं मिला और ये दिखने में अच्छा नहीं लगा तो बिकेगा कैसे? पानी कहाँ है, मैं खुद ही डाल देता हूँ, आखिर 2 पैसे आएंगे तो मेरे ही आएंगे। उसके बाद से जैसे पैसों के लिए ही कर रहा हो, इसी बहाने वो रोज शाम नीलामी वाली दुकान पर जाकर पौधे में पानी देता था। कभी कभी वो देखता कि दुकान के नौकरों ने पहले से ही पानी डाल दिया है। रोज नीलाम की बोली के वक्त वो वहीं मौजूद रहता था। उसके पौधे की तरफ तो कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता था। लोग कुर्सियां, मेज, सोफा, अलमारी खरीद रहे थे, यहां तक कि पुरानी टूटी हुई घड़ियां तक बिक गई, पर पौधों का शौक रखने वाले लोग कम ही थे।
वो पौधा बिक ही नहीं रहा था। एक दिन नीलाम वाले ने कहा, बाबू इस पौधे का कुछ हो नहीं पा रहा है, क्या तुम इसे वापस ले जाओगे? पर वापस ले जाकर उसे रखने की जगह ही कहाँ थी? अगर होती तो वो भला उसे यहाँ बेचने के लिए छोड़ता ही क्यों? वो वक्त उसके लिए बहुत बुरा चल रहा था। नौकरी की तलाश में वो जमीन आसमान एक कर रहा था, पर कहीं कुछ हाथ नहीं लग रहा था। खुद के रहने का ठिकाना नहीं था, तो पीपे नुमा लकड़ी के उस कुंडे में लगे इतने बड़े पौधे को कहाँ रखता। महीना भर बाद हिमांशु की हालत ऐसी हो गई कि कलकत्ता में रहना ही मुश्किल हो गया। कलकत्ता छोड़ने से पहले अगर पौधे का कोई ठिकाना हो जाता तो उसे मन की शांति मिल जाती, पर हालात जस के तस थे। नीलाम वाले को पौधा रखने के लिए कमीशन की दर और बढ़ानी पड़ी थी, वरना वो उसे दुकान में रखने को राजी ही नहीं था। पर हिमांशु की असली चिंता ये थी कि उसके कलकत्ता छोड़ने के बाद पौधे का ख्याल कौन रखेगा। नीलाम वाले को क्या पड़ी थी कि कोई एरिका पाम जिंदा रहा या मर गया, उसे इतनी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं थी। पर आखिरकार मजबूरी में हिमांशु को कलकत्ता छोड़ना ही पड़ा। बहुत समय बाद वो फिर कलकत्ता आया। शाम के वक्त वो पौधे को देखने नीलाम वाले की दुकान पर गया। पौधा वहां नहीं था, वो 7.5 रुपए में बिक चुका था। कमीशन कटने के बाद हिमांशु के हाथ में कुछ खास नहीं आया, पर उसे पैसों का उतना दुख नहीं था। दुख इस बात का था कि इतने सालों बाद सचमुच वो पौधा पराया हो गया था। उसके मन में उस पौधे को एक बार देख आने की गहरी तड़प उठी। नीलाम वाला साहिब पहले तो पता देने को राजी नहीं था। उसने कई बहाने बनाए, पर बड़ी मुश्किल से उसे समझा बुझाकर हिमांशु ने पता हासिल कर ही लिया। सर्कुलर रोड के किसी साहिब के घर वो पौधा बिका था। हिमांशु अगली सुबह वहीं पहुंचा। सर्कुलर रोड के किनारे ही वो घर था, छोटा सा गेट और कंपाउंड। आंगन के कोने में एक मौसम्बी का पेड़ था और गेट के पास एक छोटा सा पाकड़ का पेड़। साहिब को पौधों का शौक था। उन्होंने कई तरह के पाम रखे थे, पर उन सब में हिमांशु का पाम ही सबसे बड़ा था। हिमांशु कहता है कि वो 1000 पाम के बीच भी अपने वाले को पहचान सकता है। कंपाउंड के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सड़क के फुटपाथ से ही सब साफ दिख रहा था। बरामदे की सीढ़ियों के पास ही पीपे वाले कुंडे के साथ उसका पाम रखा हुआ था। पौधा दिखने में तो ठीक था, पर जब वो उसके पास था तब वो कहीं ज्यादा हरा भरा और ताजा हुआ करता था। हिमांशु को याद आता था कि इस पेड़ की कब कौन सी डाली निकली। उसकी डायरी में सब नोट रहता था। वो उसकी हर टहनी के जन्म की कहानी बता सकता था। इसीलिए एक दिन उसे बहुत दुख हुआ जब उसने देखा कि साहिब के माली ने नीचे की सारी डालियां काट दी हैं। उसने माली को बुलाकर पूछा, डालियां इस तरह क्यों काट दी हैं? माली सीधा साधा आदमी था। बोला, मैंने नहीं काटी बाबूजी। साहिब ने कह दिया था कि नीचे की डालियां नहीं काटेंगे तो ऊपर की नई टहनियों को जोर नहीं मिलेगा। उसने कहा कि टब का पेड़ अगर झुके नहीं तो वे डालियां अपने आप ही झड़ जाती हैं। हिमांशु ने कहा, तुम्हारे साहिब कुछ नहीं जानते। जो झड़ना था वो तो झड़ चुका, इतना बड़ा तना बना तो आखिर कैसे? अब और मत काटना। 3-4 साल बीत गए। हिमांशु पेड़ की बात भूल चुका था। इस बीच वो गालूढ़ी या घाटशिला की तरफ कहीं जमीन लेकर बस गया था। पेड़ पौधों के जरिए ही भगवान ने उसके गुजारे का रास्ता बना दिया। यहां हिमांशु ने सुवर्ण रेखा नदी के किनारे फूलों की खेती शुरू कर दी। मिट्टी की दीवारें उठाकर घास फूस का बंगला बनाया। एक तरफ दूर छोटी छोटी पहाड़ियां, पास और दूर साल के जंगल, कंकरीली मिट्टी वाली लाल सड़क और बेहद खूबसूरत सूर्योदय और सूर्यास्त। फूलों की खेती में उसने बहुत तरक्की कर ली। फूलों से भी ज्यादा उसने चाइनीज ग्रास और लैवेंडर ग्रास की खेती में नाम कमाया। यही जीवन वो हमेशा से चाहता था। उस जगह को छोड़कर शहर आने का उसका मन ही नहीं करता था। 2 साल और बीत गए। इस बीच उसने शादी भी कर ली और अब पत्नी के साथ वहीं रहता है। आज 3 दिन हुए उसे कलकत्ता आए हुए। कोई 5-6 साल के बाद कामकाज निपटाकर मन में एक अजीब सी इच्छा जागी। उसने सोचा, देखो तो सही उस साहब के घर पर मेरा वो पेड़ अब भी है या नहीं। घर पहचानने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, पर वो नजारा देखकर दंग रह गया। घर की वो रौनक अब नहीं रही थी। लगता था घर में पिछले 2 साल या उससे भी ज्यादा समय से कोई रहा ही नहीं। आंगन में झाड़ झंघा उगाए थे, सीढ़ियां टूटी हुई थी, मौसम्बी के पेड़ पर मकड़ी के जाले थे और बरामदे की रेलिंग उखड़कर गिर गई थी। उसका वो एरिका पाम वहां अब भी था, पर उसकी क्या हालत हो रही थी। बड़ा तो जरूर हो गया था, पर ना वो तेज था ना वैसी चमक। नीचे की डालियां सूख कर पंखा बन चुकी थी, धूल और मकड़ी के जालों से भरी हुई। बस दम तोड़ने ही वाला था। गमला भी अब तक बदला नहीं गया था। हिमांशु बोला, भाई सच कह रहा हूं तुमसे, पेड़ ने जैसे मुझे पहचान लिया। मुझे लगा जैसे वो मुझसे कह रहा हो, मुझे यहां से ले जाओ। मैं तुम्हारे पास चला गया तो शायद अब भी बच जाऊंगा। इस बार छोड़कर मत जाना, मुझे बचा लो। रात भर हिमांशु को ठीक से नींद नहीं आई। वो फिर सर्कुलर रोड गया। पता करने पर मालूम हुआ कि साहब मर चुके हैं। बूढ़ी मेम साहब एलियट रोड पर रहती हैं।
पैसों की कमी की वजह से घर की मरम्मत नहीं करा पाती, इसीलिए किराया भी नहीं मिलता। इस मंदी के बाजार में टूटा हुआ घर खरीदने वाला भी कोई नहीं है। मेम साहब को पैसे देकर उसने वो पेड़ खरीद लिया। अभी वो सर्कुलर रोड वाले घर में ही रखा है। कल वो गालूढ़ी लौट जाएगा और पेड़ को अपने साथ ले जाएगा। विदा लेते समय हिमांशु बोला, बैठक खाना बाजार क्यों आया था जानते हो? मेरा मन है कि मैं उसकी शादी करा दूं, इसीलिए एक छोटा सा कम उम्र का और सुंदर सा पाम ढूंढ करा था। ही पागल नहीं हो भाई, पागल नहीं हो। जो अपनी किसी चीज को जी जान से चाहता हो वही ये बात समझ सकता है। समान